दोस्तों मीनाक्षी मदन राय ये बनी हैं पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। ये महिला है और ये जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला है। अगर गलती से भी ये पहली महिला जो है दे दिया ऑप्शन में तो आप सीधे इसको क्रॉस करेंगे, गलत मारेंगे। चलिए अब हम लोग जो है मुख्य रूप से इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरे न्यूज़ का विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो है आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा बिहार में अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को जो है पद उन्नति करके जो है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना लोक भवन में आयोजित एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप लोग जानते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं उसका शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उसका शपथ जो है आपको दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संगन कुमार साहू जो कि 4 जून को सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद इन्होंने 5 जून को क्या किया, आपको पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत यह नियुक्ति 5 जून से प्रभावी हुई है। यानी आपसे पूछता है कि 5 जून को तो ऑप्शन दे करके देगा, उससे पहले अगर यानी 4 जून की बात कर लिया, उससे पहले तो संगम कुमार साहू का नाम आप लोग याद रखिएगा कि संगम कुमार साहू की जगह पे मीनाक्षी मदन राय जो है आपको मुख्य न्यायाधीश बनी है। साथ ही साथ आप लोग को क्या याद रखना है दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिए कि मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली सिक्किम की पहली महिला है। दोस्तों अगर गलती से दे देता है कि अगर ये बिहार की पहली महिला है, तो आप लोग नहीं इसको मानिएगा क्योंकि ये जो है सिक्किम की पहली महिला है जो कि आपको किसी हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है। इस प्रकार से ये जो है तथ्य है। अपने न्यायिक जीवन में देखिए 52 बूटी साड़ी है, ठीक है? कहाँ की? तो 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक ये नालंदा का है। इसको जीआई टैग मिल चुका है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट ये जो है आपको गया जिला के है दोस्तों। और ये जो है पिछले साल भी 2025 में भी ये खबर आ रहा था, लेकिन फाइनली जो है अब जो है जा करके इसे मिला है। तो पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है किस जिला का है? गया जिला में है। इसमें भगवान के मूर्ति बनाए जाते हैं इस प्रकार से काट के, आप लोग याद रखिएगा। और ये 52 बूटी साड़ी आपने देखे नहीं है नालंदा का, ये 52 प्रकार के बूटी बनाए जाते हैं इसमें। और पीढ़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर इलाका का है, ठीक है? भोजपुर इलाका का जो आपका पीढ़िया पेंटिंग है, इसको भी आपको जीआई टैग मिला गया है। इस प्रकार से पीढ़िया पे पेंटिंग किया जाता है, ठीक है दोस्तों? तो इसका हम लोग जो है डिस्कशन भी कर लेते हैं ताकि अगर इससे कोई प्रश्न इधर-उधर करके पूछता है तो आपको गलतफ़हमी ना हो। तो देखिए, सबसे पहला बात हम लोग ये देख रहे हैं नालंदा जिला। नालंदा जिला यह बिहार की प्राचीन हस्तकला एवं परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है? ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्किप कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं बावन बूटी साड़ी का, तो बावन बूटी साड़ी जो है बिहार की प्राचीन हस्तकला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी ये कैसी कला है? तो ये हस्तकला है, ये याद रखिएगा। इस कला में कपड़े पर 52 प्रकार के 52 प्रकार के जो है पारंपरिक बौद्ध एवं सांस्कृतिक आकृतियाँ यानी बूटीज बनाई जाती है, जो आकृति बनाई जाती है इस प्रकार के, ये जो आकृति बने हुए आप देख रहे हैं, इसको बूटीज बोलते हैं, ठीक है? इसका प्रमुख केंद्र नालंदा जिले के बसवन बिगहा एवं अस्यास का क्षेत्र है, ठीक है? जहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इस परंपरा को संरक्षित किए हुए हैं। काफ़ी वीडियो है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, जैसा कि नाम से इम्पोर्टेंट है कि जो है पत्थर को काटा जाएगा, ठीक है? और क्राफ्ट बनाया जाएगा। क्राफ्ट में क्या होगा? भगवान का मूर्ति बनाए जाएँगे। जिला कौन-सा? तो गया जिला। दोस्तों यह गया जिला के पत्थरकट्टी गाँव की लगभग 300 वर्ष पुरानी जो है शिल्प परंपरा है। स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थर कौन-सा उपयोग होता है? देखिए काला-काला दिख ही रहा है, तो काले ग्रेनाइट पत्थर से भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु, भगवान शिव, महागौरी तथा अन्य देवी-देवता की मूर्तियाँ का कलात्मक प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। माना जाता है कि गया के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के निर्माण में भी इसी क्षेत्र के ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग हुआ है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो गया का प्रसिद्ध जो है आपको गया जिला का प्रसिद्ध जो आपको विष्णुपद मंदिर है, इसमें जो माने कारीगरी की गई है, ये भी आपको इसी जो है पत्थर-कट्टी स्टोन क्राफ्ट से किया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं पीढ़िया पेंटिंग के बारे में। तो पीढ़िया पेंटिंग जगह का नाम आपको याद रखना है कि भोजपुर
तो यह भोजपुर क्षेत्र की पारंपरिक जो है लोक चित्रकला है। अब देखिए इस प्रकार के जो बूटी बनाया जाएगा तो लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा, तो जो है लोगों के द्वारा बनाया जाएगा तो इसको आप बोल सकते हैं कि पारंपरिक लोक चित्रकला है। यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक अवसर पर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंग जो है प्रतीक के माध्यम से जीवन जीवन, पारंपरिक संबंध, लोक परंपरा एवं धार्मिक आस्थाओं को चित्रित किया जाता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जीआई टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है दोस्तों? तो जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग क्या है दोस्तों वो देखिए, जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिसकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषता किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्र से जुड़ी होती है। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर गया का स्टोन क्राफ्ट है तो ये सिर्फ गया में ही बनाया जाता है, कहीं और बनाया नहीं जाता है। तो इसका जो है स्थानीय विशेषता है इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का लाभ क्या होता है कि उत्पादन की विशिष्ट पहचान और संरक्षण मिलता है। कारीगर और उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिल जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और स्थानीय परंपरा एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। अब हम देखते हैं जीआई टैग की प्रक्रिया क्या-क्या है। जीआई टैग एक जो है सुनिश्चित करता है कि केवल उसी क्षेत्र के अधिकृत उत्पाद ही उत्पादक ही उसका उत्पादन करेंगे। भारत में जीआई टैग पंजीकरण जो है इसका जो है संकेतक वस्तु पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थापित किया गया है और यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को बना था जीआई टैग के लिए और इसका जो पंजीकरण है ये आपको चेन्नई द्वारा किया जाता है। इसका भौगोलिक संकेतक जीआई टैग रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा किया जाता है। तो इसमें मधुबनी पेंटिंग जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह मधुबनी का होगा और पूरे मिथिला क्षेत्र को कवर करता है। मधुबनी पेंटिंग न केवल मधुबनी जिला में बल्कि मिथिला क्षेत्र के जो आस-पास के जिले हैं, आपको जो मिथिला रीजन में आता है, जैसे कि आप कह सकते हैं दरभंगा, समस्तीपुर तो ये सब जो है आपको पूर्णिया, सीतामढ़ी, मुज़फ्फरपुर ये सब जो है एक तरीके से आपको इसको कवर करता है। तो ये क्या है? मधुबनी पेंटिंग क्या है? तो मधुबनी पेंटिंग मधुबनी यानी मिथिला क्षेत्र से और ये हस्तशिल्प है, ठीक है? सुजनी कढ़ाई ये मुज़फ्फरपुर का है और ये हस्तशिल्प है, बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। सिक्की घास शिल्प ये भी पूछा है और ये भी आपको मिथिला रीजन का है, ये भी आपको हस्तशिल्प है देखिए, इस प्रकार का हस्तशिल्प है, इसको सिक्की घास से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं ओलंपिक या खटवा शिल्प, ये जो है भोजपुर और मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है? और ये भी एक प्रकार का हस्तशिल्प है। ये देखिए ये कपड़े हैं और कपड़े पे इस प्रकार के डिज़ाइन किए जाते हैं, इसको बोलते हैं ओलंपिक या खटवा शिल्प, ठीक है? चलिए भागलपुरी रेशम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भागलपुर का होगा, भागलपुरी रेशम बोले या तसर रेशम बोले, ये भागलपुर से है और ये जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। आपको पता है कि इस तरीके के साड़ी या अन्य भी कपड़े बनाए जाते हैं। आपको भागलपुरी सिल्क साड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मंजूषा कला देखते हैं, ये भी आपको भागलपुर का है और ये जो है क्या है लोक कला है, ठीक है? तो मंजूषा कला क्या है दोस्तों? तो लोक कला है, भागलपुर का है, याद रखिएगा। मंजूषा कला में इस प्रकार का कुछ डिज़ाइन किए जाते हैं। शाही लीची इसी महीना मिलता है दोस्तों, खूब खाए हैं शाही लीची आप लोग, मुज़फ्फरपुर का है, ठीक है? शाही लीची कहाँ का है? तो मुज़फ्फरपुर का है। क्या हो गया? तो कृषि उत्पाद हो गया। शाही इस लीची में एक प्रकार का रोग लग जाता है, इसका बोलते हैं स्टिंग बग, तो इसके लिए जो है एक कमिटी का गठन जो है इसी साल किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शाही लीची तक आपने देख लिया, तो आगे हम लोग देखते हैं कौन-कौन सा है। जर्दालू आम, ये भागलपुर का है, ये भी कृषि उत्पाद हो गया, इस प्रकार का आम होता है जर्दालू आम। कतरनी चावल, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये जो है कृषि उत्पाद है। कतरनी चावल का चूरा बहुत अच्छा होता है और इसके बहुत ही अच्छा जो है कतरनी चावल होता है, आप लोग याद रखिएगा। मगही पान, नवादा, नालंदा और औरंगाबाद। मगही पान कौन-कौन सा क्षेत्र में होता है? नालंदा जिला, ठीक है, नवादा जिला, औरंगाबाद जिला, ये भी जो है कृषि उत्पाद हो गया। सिलाब खाजा, कुछ इस प्रकार का खाजा बनाया जाता है, ठीक है? सिलाब खाजा ये नालंदा का क्षेत्र इम्पोर्टेंट है और ये भी जो है आपको खाद्य उत्पाद है। मिथिला मखाना काफ़ी फ़ेमस है और मिथिला मखाना में जो है बिहार का जो है अग्रणी उत्पादन है। लगभग 85 से लेकर के 90% मखाना केवल जो है मिथिलांचल क्षेत्र से ही उत्पादन होता है। ये कृषि उत्पाद है। मिथिला मखाना आप सब लोग खाए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मरचा चावल देखिए दोस्तों, मरचा चावल कहाँ का है? ये आपको पश्चिम चंपारण जिला का है, ये इस प्रकार का चावल होता है, मरचाई जैसा मरचा चावल। बावन बूटी साड़ी दोस्तों, ये तीनों आप लोग विधियाँ याद रखिएगा।
ये 3 के 3 वीवीआई हो गया, ठीक है दोस्तों 14, 15, 16 नंबर क्योंकि 14, 15, 16 अभी जो है 2026 में मिला है, ठीक है? 2026 में बावन बूटी साड़ी, ठीक है? नालंदा का है, ठीक है? ये क्या है हस्तकरघा या वस्त्रशिल्प इस प्रकार का 52 जो है बूटी बनाए जाते हैं, यानी ये जो कपड़ा होता है ना उस पर जो है 52 बूटीज बनाए जाते हैं। पिरिया पेंटिंग ये भोजपुर जिला का है, ये भी लोक कला है और जो है इस प्रकार का पेंटिंग किया जाता है पिरिया पेंटिंग में। पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट गया जिला का बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, हस्तशिल्प है ये। इस प्रकार के पत्थर को काट करके भगवान का मूर्ति बनाया जाता है, भगवान गौरी, भगवान शंकर इस प्रकार से और भी भगवान का जो बनाया जाता है, ठीक है? बुद्ध का भी इसमें पश्चिमी चंपारण में स्थापित होगा कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट, हरित ऊर्जा की ओर बिहार का एक और बढ़ता हुआ कदम। पश्चिम चंपारण जिला आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण जिला है। हालाँकि आप लोग ये भी याद रखिएगा कि पश्चिम चंपारण जिला में न केवल आपको कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है, बल्कि ये जो है आपको यहाँ पर जो है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन भी स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी वीवीआई है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के बारे में, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि इसके लिए कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? पश्चिम चंपारण में, ठीक है? ये स्पष्ट हो गया। निवेश कितना होगा? तो 121 करोड़, तो 121 करोड़ जो है बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। तो पश्चिम चंपारण के कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगा आधुनिक सीबीजी प्लांट। परियोजना की मुख्य जानकारी की बात करें तो इस परियोजना की यानी सीबीजी प्लांट जो पश्चिम चंपारण में बन रहा है कुमारबाग में, उसके जो है परियोजना की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात आपको इसमें वही स्थान याद रखना है कि कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया पश्चिम चंपारण। कुल निवेश 121 करोड़। स्वीकृति किशनगंज में स्थापित किया जाएगा सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। यह आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, नई मजबूती मिलने वाली है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा को। और इसके लिए सीआईएसएफ का जो है प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ बनाया जाना है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिए कि किशनगंज में बनाया जाना है, ठीक है। किशनगंज जिला का पोठिया क्षेत्र है। किशनगंज जिला में कौन सा क्षेत्र है? तो पोठिया क्षेत्र है। ये रहा आपका किशनगंज जिला और यहाँ पर जो पोठिया क्षेत्र है वहीं पे जो है आपको सीआईएसएफ का जो है आपको प्रशिक्षण केंद्र बनेगा दोस्तों। तो इसका जो है कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये आप लोग याद कर लीजिए। तथ्य की बात करें तो सबसे पहले जिला का नाम किशनगंज है, ठीक है, और पोठिया क्षेत्र है किशनगंज का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ कुल भूमि जो है लगभग 110 एकड़ रहने वाली है। प्रशिक्षण क्षमता के बाद यहाँ पे जो है लगभग 1000 सीआईएसएफ कर्मी को जो है हमेशा प्रशिक्षित किया जा सकेगा। बिहार कैबिनेट ने किशनगंज के पोठिया में सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु 110 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है। भूमि हस्तांतरण के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया गया है। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र को लगभग 1000 सीआईएसएफ कर्मियों को जो है आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। कि देश का जो है तीसरा निपटेम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप लोग याद रखिएगा तीसरा जो निपटेम है ये आपको हाजीपुर में वैशाली में। अगर पूछेगा कि जगह का नाम बताएं तो हाजीपुर, अगर जिला पूछ लेता है तो आप लोग वैशाली जिला बताएंगे। कौन सा जिला दोस्तों? तो वैशाली जिला बताना है। चलिए इसके हम कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये सभी चीजें हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बिहार के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के विकास के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है बिहार में निपटम की स्थापना, ठीक है। प्रमुख निर्णय है कि बिहार मंत्रिमंडल ने हाजीपुर में निपटम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को 100 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह संस्थान देश का तीसरा निपटम होगा, ठीक है, यानी 2 पहले से स्थापित है और बिहार में जो वैशाली में बन रहा है हाजीपुर में, ये जो है तीसरा निपटम होगा। इसका उद्देश्य की बात करें तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। यह संस्थान खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता, अनुसंधान एवं कौशल के विकास का केंद्र बनेगा। इससे बिहार के खाद्य प्रसंस्करण का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें भूमि का तो भूमि कितना रहने वाला है? तो 100 एकड़ जो है निःशुल्क बिहार सरकार भूमि दे रही है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना मई 2012 में की गई थी, यानी सर्वप्रथम इसकी स्थापना 2012 में की गई और इसका मुख्य परिसर कुंडली हरियाणा में है। जगह का नाम कुंडली है, कहाँ पे है? हरियाणा में है। पहला, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा परिसर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में है। तंजावुर तमिलनाडु में इसका दूसरा जो है परिसर है, और जो आपका हाजीपुर में स्थापित हो रहा है, ये आपका जो है तीसरा परिसर होने वाला है। तो इसका जो है काफ़ी प्रभाव होगा, इसका प्रभाव भी देख लीजिए कि इससे क्या प्रभाव होने वाला है दोस्तों। तो इससे क्या प्रभाव होने वाला है कि कृषि उत्पादों का संवर्धन मूल संवर्धन हो सकेगा। साथ ही साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण तकनीक का विकास होगा, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार सृजन और बिहार की आर्थिक वृद्धि में क्या मिलेगी? गति मिलेगी। तो बिहार में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और एनएफडीबी क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से ये काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो ये प्रश्न काफी वीवीआई होने वाला है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अब विशेष रूप से इसमें क्या क्या प्रावधान है वो सभी देखते हैं। तो आधुनिक जलीय कृषि अवसंरचना को सशक्त करेगा, यह बिहार का मत्स्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो बिहार में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एवं एनएफडीबी का जो क्षेत्रीय केंद्र है उसका उद्घाटन हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, आप लोग जानते हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यानी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला एवं एनएफडीबी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला भोजपुर के वनसौर मत्स्य बीज फार्म में रखा गया है। इस जगह का नाम आप लोग को याद रखना है दोस्तों। तो जगह का नाम आप लोग को पता करना है। देखिए जगह का नाम ज्यादातर जो है आपको भोजपुर ही देगा, तो भोजपुर आप लोग लगाइएगा। लेकिन इसका जो भोजपुर का जो मेन पॉइंट है वनसौर मत्स्य बीज फार्म, यहाँ पर इसका जो है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और साथ में सम्राट चौधरी, आपको याद रखिएगा, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि एनएफडीबी का जो क्षेत्रीय केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है। आपको कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो ये जो है आपको स्थापित हुआ है पटना में। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का जो क्षेत्रीय केंद्र होगा ये पटना होगा। ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र बिहार एवं पूर्वी भारत के लिए स्थापित किया गया है। यह जो पटना में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित हुआ है वो आपको बिहार और साथ ही साथ पूर्वी भारत को देखते हुए स्थापित किया गया है। इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत जो है 31.21 करोड़ रहने वाला है। 31.21 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा जो है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। दोस्तों बिहार सरकार के जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग के द्वारा बाल कल्याण बजट 2026-27 जारी किया गया है। और इस बजट की उपलब्धि की अगर हम बात करें कि बिहार में जो बाल कल्याण बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो इसकी उपलब्धि में ये रहा है कि शिशु मृत्यु दर में जो है उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। और ये जो है यहाँ से बहुत ही वीवीआई प्रश्न होने वाला है आगामी बिहार में होने वाले एग्जाम के लिए। तो बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें गिरावट आई है। तो इसको देखिए कि बिहार में शिशु मृत्यु दर 2011 में 44 प्रति हजार जीवित प्रसव से घटकर 2023 में 23 प्रति हजार रह गया। यानी 1000 जो शिशु का जन्म हो रहा है, 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, उसमें 44 जो है आपको 2011 में मृत्यु हो जाता था। ठीक है, प्रति 1000 प्रसव पर। लेकिन 2023 का रिपोर्ट कहता है कि 2023 में बाल कल्याण बजट का ही ये प्रभाव है कि 2023 में यह घट करके 23 पे आ गया। तो आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। इजीली जो है यहाँ से याद रखा जा सकता है कि 2023 में घट के कितना हो गया? तो 23 हो गया। 2023 और 23, ये बहुत ही आसान है, इसको याद रखिएगा।